आ रही है आवाज ऑडिबल? प्रोसेस स्टेट आज हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने ओएस स्टार्ट किया था। उस ओएस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ओएस की डेफिनेशंस क्या है और टाइप ऑफ ओएस क्या है। ठीक है, टाइप ऑफ ओएस में लिया था मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, एम्बेडेड, इस तरह की जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब है प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट ये कहती है कि जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्रोसेस स्टार्ट कब होता है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मोड। मतलब प्रोग्राम को जब रनिंग मोड में लेके आ जाते हैं तो उसको हम प्रोसेस बोल रहे हैं। तो प्रोसेस कहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है और जब वो टर्मिनेट हो रहा है तो वो कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, उनका स्पेसिफिक नाम क्या है, उस स्टेट का नाम क्या दे रखा है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस स्टेट। ठीक है। अब इसमें कई तरह की स्टेट आती हैं। एक तो है न्यू स्टेट, दूसरा है आपका रेडी स्टेट, तीसरा है आपका रनिंग स्टेट, चौथा है आपका ब्लॉक और वेट स्टेट। ठीक है। पांचवा है आपका सस्पेंडेड, रेडी स्टेट, और छठा है सस्पेंडेड वेट स्टेट, और सातवां है टर्मिनेटेड। ये जो 7 स्टेज हैं ये हमारी काम में आ रही हैं प्रोसेस स्टेट के अंदर। अब ये क्या होती है वो देखिए। देर आर 7 स्टेट which are used in life cycle of process। आपके 40% मार्क्स कंबाइंड जरूरी है, इंडिविजुअल जरूरी है? इंडिविजुअल है। ठीक है। हाँ, एक पेपर में 40 होना जरूरी है ना। हाँ, यही है। आपकी एक इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है डिपार्टमेंट साइड से कि गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो स्टूडेंट्स को 10,000 सीटें भरने का नहीं है। मतलब पेपर थोड़ा सा टिपिकल बन सकता है। तो हो सकता है उनका ये है कि 40% से मार्क्स कम आ जाए, सीटें खाली रह जाएं, जो फिनेंशियल लोड हम पर ना पड़े। है ना? तो उनका ये भी है कि 40% किसी एग्जाम में नहीं होता है। किस एग्जाम में होता है? इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है। पहले इन्होंने 50% मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रखी थी फर्स्ट पेपर में जो स्टार्टिंग आया था। वो बाद में कर करके 33% रखी थी। बेसिकली उसका रीजन यही है कि पेपर थोड़ा सा ट्रिकी बन सकता है, टफ बनाया जा सकता है? तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि आप ये मत समझो खाली नहीं रह सकती। 100 सीटों पे भी खाली रह सकती है गवर्नमेंट। पिछले 10 सालों में 4 एग्जाम ऐसे हुए हैं जब कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, तो सीटें खाली रहती हैं। तो अभी तो उन्होंने प्रेशर में निकाल दी 10,000 सीटें। अब पेपर को इतना टफ दे देंगे, 40% मार्क्स बच्चे ले नहीं पाएंगे, तो अपने आप सीटें खाली रह गई। फिर गई 5 साल की, उनके लिए टेंशन खत्म हो गया। 1,000 सीटें भरनी थी, भर देंगे। 1,000 1,500 तो भर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये भी हो सकता है, हालांकि कोई ऐसा वो नहीं है पॉसिबिलिटीज। ये सुनने में आ रहा है रूमर्स वगैरह के हिसाब से। क्योंकि 50% नेगेटिव मार्किंग रखना, फिर 60% नॉन टेक्निकल रखना, फिर 40% आपका इंडिविजुअल पेपर में पास होना रखना, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, किसी एग्जाम में नहीं। इवन आरएस तक में नहीं होता, तो आपने ऐसा क्यों किया है? प्रेशर आते हैं जब आप उसको चेंज करते हो। पेडागोजी को कोशिश करो कि फर्स्ट पेपर में आ जाए, सेकंड में क्यों डाल रखी है? एटलीस्ट 50% तो टेक्निकल रखो ना, आपका पेपर टेक्निकल का है तो इसका हिसाब तो लगता है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो देखते रहो आप इस हिसाब से। हाँ, क्राइटेरिया होता है 36% का होता है, और कंबाइंड क्राइटेरिया होता है। तो कंबाइंड होता है वो, कंबाइंड होता होगा आपके। सेपरेट का होता है क्या? और नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है? 1/3 की है ना। हाँ। और पहले शायद आगे 50% नेगेटिव मार्किंग कर दी थी। पहले 50 थी, उसके बाद 33% की है। ठीक है। क्योंकि रीजन क्या है, 2011 में भी आपका जो प्रोग्रामर पेपर हुआ था, 100 वैकेंसी थी आपकी। पेपर टफ था, 100 के 100 खाली रह गई थी, मतलब 50 ही भर पाई थी जो क्राइटेरिया को फिक्स कर पाए थे। और थोड़ा सा लगता है
किसी भी पेपर को ट्विस्ट करने में। आप ये मत समझो आपका नॉलेज तगड़ा है, किसी पेपर में ट्विस्ट कर सकता है। अब जीके जीके कोई लिमिट थोड़ी होती है, कहीं से पूछ लो आप। और टेक्निकल में तो मैं जब धराशायी करने लगे तो टेक्निकल हम पढ़ क्या रहे हैं, हम तो जो सिलेबस में दे रहा है वही तो पढ़ रहे हैं। अगर इसमें डीप में चले जाएं तो इसमें शानदार क्वेश्चन बना सकता है आपका बनाने वाला। इसके अलावा भी दो तीन एग्जाम्स है जहाँ 100 को सीट्स वही क्वालिफाई नहीं कर पाए थे लोग। आपका जो आईए का एग्जाम हुआ था उसमें 68% जनरल की कट ऑफ गई थी, मालूम है आपको? नेगेटिव मार्किंग नहीं थी उसके अंदर। 68% का मतलब जानते हो आप? 68% 2018 का पेपर था ये। कोई टफ पेपर नहीं था, सिंपल पेपर था। मतलब ऐसा नहीं था कि बस सिंपल जिसने पढ़ा है वो कर सकता है आराम। 68% जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब इसमें 68 वाले के 32 क्वेश्चन गलत हैं आपके। ये तो मालूम रहे ना, 100 में से सारे क्वेश्चन करके आए हैं, तभी 68 बनी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। अब इसको 0.33 से नेगेटिव कर लो आप। 9 नंबर काट लिए। 59% तब गई है आपकी जब कितनी सीट्स हैं? 1200 सीट्स। अब कितनी है? 10,000 सीट। तो 50% से ऊपर में तो वैसे सिलेक्शन हो रहा है आपका। अगर दोनों में आपने मतलब 50% आप बना रहे हो ना, तो 100% सिलेक्शन है आपका। ये तो जनरली बता रहा हूँ मैं। SC ST में तो और भी कम चला जाएगा। और थोड़ा सा भी इसको ट्रिकी बना दिया या थोड़ा टफ बना दिया तो 40% कट ऑफ पे पास हो गया। इतना आसान नहीं है पेपर बनाने वाला कैसे भी पेपर को मोल्ड कर देता है। तो तैयारी अपने उसी हिसाब से करें, है ना? स्पेशली फर्स्ट पेपर की मैं बता रहा हूँ। सेकंड में तो आपका वेटेज ही नहीं दे रखा ना। वो 80 देखा, 100 में से 80 क्वेश्चन ही तो टेक्निकल के दे रखे हैं। 20 पेडागोजी में है। पेडागोजी में 10-12 नंबर तो पेडागोजी में आप वैसे ही ले रहे हो, कोई इशू वाली बात नहीं है सारे बच्चे। और 80 में चाहे कितना भी टिपिकल बना दे, आप टेक्निकल पर्सन है तो 50% मार्क्स तो आराम से ले ही जाएंगे। तो इसमें मुझे लगता नहीं इस वाले सेकंड में दिक्कत आएगी। ये जो फर्स्ट पेपर है इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें आप लोग। क्योंकि बच्चा जनरली क्या है, फर्स्ट को छोड़ देता है, अरे यार ठीक है तो बाद में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन पे ध्यान नहीं दें, सब पे ध्यान देना देना तो, लेकिन आपके लिए स्पेशली टेक्निकल पर्सन्स के लिए वो थोड़ा सा क्या है कि उसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है ना वो बहुत दिनों बाद पढ़ी होती है सब कुछ है, तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ता है। उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर पेपर टफ बना दिया तो कुछ भी हो सकता है। 40% भी कट ऑफ क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। आप 1.5 या 2.25 लाख के ज़्यादा फॉर्म नहीं आने वाले। बच्चों में इतना ज़्यादा उत्साह मैंने देख नहीं रहा हूँ जितना हिसाब से है। तो हार्डली 1.5 या 2 लाख के आसपास फॉर्म आने वाला है दो से बीच में। आपका जो आईए का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसमें आपके 1,15,000 फॉर्म आए थे। ठीक है, उसमें भी यही क्वालिफिकेशन थी सारी आपकी, है ना? मान लीजिए 3 साल में या 4 साल में और बच्चे आ गए हैं, इन्होंने बनवा लिए हैं, तो भी 1 लाख और ऐड कर लीजिए। 2 लाख से ज़्यादा फॉर्म नहीं है इसमें। बाहर का स्टूडेंट नहीं भरेगा क्योंकि राजस्थान जी के पढ़नी पड़ेगी उसको। इतना नहीं किसी के पास टाइम। और इस 2 लाख में से 1 लाख तो किसी काम का नहीं है। और 50,000 जो होगा ना वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है या कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है फिर। वो सुबह जाते हैं 8 बजे, शाम को 6 बजे आते हैं, कहाँ से पढ़ पाएंगे? मुश्किल से जो तैयारी करने वाले हैं वो 30 से 40 हज़ार बच्चे हैं और 10,000 सीटें हैं आपकी। पूरे जयपुर में देख लो आप, जितनी भी कोचिंग हिस्ट्री, कितने बच्चे हैं आपके पास? 1,500 से ज़्यादा बच्चे नहीं है किसी इंस्टीट्यूट के पास, सबको मिला के बता रहा हूँ मैं आपको। ऑफलाइन के अंदर इतने भी नहीं है। बाकी तो सब फेंकते हैं जो भी है। आज तक उत्कर्ष का पता नहीं चला कितने हैं क्या नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ 1,500 बच्चे के आसपास है। इतना ही ऑनलाइन में किया होगा लोगों ने तो 1,500 वैसे मान लो। और अपने मान लीजिए 1,500 के आसपास, तो कितना हो गया? 5,000 बच्चे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से वो ऑनलाइन ऑफलाइन या रिकॉर्डेड वीडियो से जुड़े हुए हैं। ये पूरी राजस्थान की कहानी है। 90% कोचिंग तो जयपुर में ही है। और मान लो थोड़ी बहुत जो भी है तो 5,000 हो गया। अब 5 या 6 हज़ार और सेल्फ स्टडी करने वाले भी हो सकते जो रियली में स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी करने वाले 10,000 से ज़्यादा बच्चे है ही नहीं आपके पास। बाकी तो सब ऐसे ही है। तो सिलेक्शन क्लियर कट दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए थोड़ा सा सिंसियरली दे दें इसको। 3 महीने की बात है, आगे होता है नहीं होता है वो आगे की बात है। अपना तो यही मान के चले कि मई लास्ट या जून फर्स्ट सेकंड वीक में है, तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करें। बाकी तो होगा जो देखा जाएगा। ठीक है, तो ये अपने स्टेज हैं। और दूसरा ये है, केंद्रीय विद्यालय के अंदर फाइनेंस में भेज दी गई है आपकी फाइल। इस बार सेकंड ग्रेड की 2,245 वैकेंसी भेजी है केंद्रीय विद्यालय ने, नई शिक्षा नीति के हिसाब से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जुलाई में आती हैं सारी वैकेंसीज। और 150 वैकेंसीज हैं आपकी फर्स्ट ग्रेड की स्कूल लेक्चर्स की। फर्स्ट ग्रेड में रखा है बी टेक, एमसीए, एमएससी। और सेकंड ग्रेड में बीसीए को परमिशन दे दी है आपके लिए। ये रखा है, पीजीडीसी वगैरह को पूरी तरह से हटा दिया है। ठीक है, तो ये रहा। अब वो देख। हाँ,
नहीं, सिलेबस तो देखो फर्स्ट ग्रेड का तो ऑलरेडी दे ही रखा है आपके। सेकंड में शायद वो ये करते हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रखते हैं, लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं। मतलब सेकंड का लेवल थोड़ा सा आसान होता है, फर्स्ट का टफ होता है, बाकी ये रखते हैं। अब वो देखो इस साल निकालते हैं सेकंड ग्रेड की, क्योंकि फाइनेंस की प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि 4 साल के बाद वैकेंसी निकल रही है आपकी। चलो इधर आ जाओ। कहने का मतलब ये है कि आपके पास स्कोप है, आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाने वाली है। ये भी है, 2000 आपकी संस्कृत शिक्षा के अंदर है, वही अप्रैल तक आ जाती है। फिर 1000 1500 प्रोग्राम उसकी आईए की वैकेंसीज निकलने वाली हैं। 200 आपके प्रोग्रामर्स निकल रही है। तो इस साल आपके पास वैकेंसीज का एक बल्क ऑफ वैकेंसीज आने वाली है आईटी से रिलेटेड। तो अपनी पढ़ाई को तो कंटिन्यू में रखें। मान लीजिए एग्जाम लेट भी हो गया, कोई और भी हो गया, तो उससे मतलब नहीं है, आपको करनी ही है पढ़ाई, आप ये मान के चलें। ठीक है। न्यू स्टेज क्या होती है? जब प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूशन मोड में लेकर आते हैं। प्रोग्राम आपका कहाँ रहता है? सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है, यहाँ आपका प्रोग्राम रखा हुआ है। ठीक है। आपने इस प्रोग्राम को क्लिक किया, जब ये पैसिव स्टेज में है तो हम इसको प्रोग्राम बोल रहे हैं। पैसिव स्टेज समझ रहे हो? मतलब वो रनिंग स्टेज में नहीं है। तो ये क्या है? जब तक वो पैसिव स्टेज में है तब तक वो क्या है? प्रोग्राम है। आपने इस प्रोग्राम पे क्लिक किया, ये प्रोसेस बन गया। तो जो आप प्रोसेस में लेकर आ रहे हो, जब भी प्रोसेस बनेगा रहेगा तो सेकेंडरी मेमोरी में, अब काम करना चालू करेगा अपना, है ना? तो जो पहली स्टेज बन रही है प्रोसेस की, वो क्या बन रही है? न्यू स्टेज बन रही है। प्रोग्राम से प्रोसेस में आना, ये न्यू स्टेज है। कहां होगी ये? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होगी। ठीक है। तो ये तो रही आपकी पहली स्टेज। सेकंड क्या है? रेडी स्टेज। जब प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते हो तो वो कहां आता है? मेन मेमोरी में आता है। मैंने बताया ना, हर प्रोग्राम को मेन मेमोरी में आना ही पड़ेगा। अब ये प्रोग्राम लोड हो गया, कहां आ गया? मेन मेमोरी में आ गया। ये मेन मेमोरी है, यहां ये लोड होके आ गया सर। तो ये जो लोड प्रोग्राम है, P1 है, P2 है, P3 है, ठीक है, ये जो लोड स्टेट है, रैम के अंदर आ जाना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडी स्टेज। ये है आपका रेडी स्टेज। ठीक है, क्लियर है? मतलब जब तक प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में और एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आ रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं न्यू स्टेज। जब तक वो एग्जीक्यूशन में नहीं है, रखा हुआ है, तब तक कुछ है ही नहीं। ये प्रोसेस की स्टेट है, मतलब जब प्रोसेस बना है उसके बाद की स्टेट है। तो आपने जैसे प्रोसेस में लाया, मतलब आपने एक नई प्रोसेस क्रिएट कर दिया है, तो नया प्रोसेस क्रिएट करने को हम न्यू स्टेट बोल रहे हैं। जब प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाता है, प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है, तो वो कौन सी स्टेज कहलाती है? रेडी स्टेज कहलाती है। और ये कहाँ होती है? आपकी मेन मेमोरी में होती है। ये है मेन मेमोरी में, और ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। अब क्या होता है सर? मैंने आपको बताया था कि मेन मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम इसको किसको देता है? सीपीयू को दे देता है। भाई लो, एग्जीक्यूट का काम तो सीपीयू करेगा ना। तो ये मान लीजिए सीपीयू है आपका। कौन दे रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम देता है आपको। तो सीपीयू को असाइन करने के बाद जो स्टेज क्लियर होती है उसको क्या बोलते हैं? रनिंग स्टेज। रनिंग का मतलब अब वो रनिंग स्टेज में आया, एग्जीक्यूशन की रनिंग स्टेज में आ गया, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो है रनिंग स्टेज, ये कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। ठीक है। अब सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए प्रोसेस को रनिंग एग्जीक्यूशन के दौरान किसी इनपुट आउटपुट की, किसी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो वो क्या करता है? उस रिसोर्सेज को लेने के लिए चला जाता है ना? अब सीपीयू तो उसने छोड़ दिया, क्योंकि आजकल तो कंटेक्स्ट स्विचिंग है, वो कहीं भी जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मल्टी प्रोग्रामिंग में था, मल्टीटास्किंग में तो कहीं भी जा रहा है वो। तो अब वो वेट कर रहा है, मतलब सीपीयू। तो मतलब प्रोग्राम जो प्रोसेस है, वो सीपीयू प्रोसेस ने सीपीयू को छोड़ दिया है और उस रिसोर्सेज को लेने चला गया है। तो वो स्टेज क्या कहलाती है आपकी? ब्लॉक स्टेज। ये ब्लॉक स्टेज है। ये भी आपकी मेन मेमोरी में होगी। ठीक है। कैसे होगी मेन मेमोरी में? रिसोर्सेज लेने चला गया। अब जब तक उसका नंबर नहीं आएगा, वो फिर वापस रेडी क्यू में जाएगा, मतलब मेन मेमोरी में फिर उसका नंबर आएगा वहां से, इसलिए इसको हम मेन मेमोरी में मानते हैं। अब सस्पेंडेड रेडी का क्या मतलब होता है सर? रेडी है, मान लीजिए इसमें प्रोग्राम रखा हुआ है P1, P2 और P3। अब ऐसा है कि सर P1 है, P1 है, और ये मेमोरी फुल हो गई है। मान लीजिए जो मेन मेमोरी है ना आपकी, ये फुल हो चुकी है। अब कोई एक प्रोग्राम और आना चाहता है रैम में, बट रैम में तो जगह खाली ही नहीं है आपकी, और वो हायर प्रायोरिटी ऑफ प्रोग्राम्स है। तो आप क्या करते हो सर? आप करते हो P1 को वापस भेज देते हो सेकेंडरी मेमोरी में, और दूसरा प्रोग्राम है आपका, कौन सा, जो हाई प्रायोरिटी वाला है, उसको आप ले आते हो। तो आप उसको पहले सीपीयू को असाइन करते हो, रन करवा देते हो, जब इसकी जगह खाली हो जाती है, जब P1 को वापस ले आया जाता है यहाँ पर। तो ये कहलाता है आपका सस्पेंडेड रेडी स्टेट।
ये है सस्पेंडेड रेडी स्टेट। सस्पेंडेड वेट स्टेट का क्या मतलब है सर? मान लीजिए आपने वेट कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा टाइम के लिए आपने वेट कर लिया और आपका नंबर नहीं आ रहा है, तो वापस आप क्या करोगे? सेकेंडरी मेमोरी में पहुंच जाओ। या यही कह लीजिए इसमें भी हायर प्रायोरिटी वाला बंदा पहले आ गया, सीपीयू को असाइन कर दिया और ये वेटिंग स्टेज में है, अब कब तक वेट करेगा? तब तक ये सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, तो उसको कहेंगे हम सस्पेंडेड वेट स्टेट। और सस्पेंडेड वेट का मतलब है कि मान लीजिए सीपीयू है, सीपीयू जो प्रोसेस है वो इनपुट आउटपुट लेने के लिए चला गया है, ठीक है, तो ये आपका वेट स्टेट हो गया। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे इसका काम कंप्लीट हो गया, ये सीपीयू को वापस कहेगा कि मुझे वापस लो। रेडी क्यू में चला जाएगा, वैसे रेडी क्यू से वापस आना चाहिए, कोशिश करेगा कि वापस आ जाए। बट दिक्कत ये होगी कि सीपीयू हायर प्रायोरिटी वाले को पहले रन करेगा। मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ गई, तो उस केस में ये क्या है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। ये और इस कंडीशन में ज्यादा फर्क नहीं है। ये देखिए क्या होता है इसमें, ये तो रहा मेन मेमोरी, ये है आपका सेकेंडरी मेमोरी, और ये है सीपीयू। ये क्या कहता है सस्पेंडेड रेडी कि सर P1 प्रोग्राम है और P2 प्रोग्राम है मान लीजिए, और रैम फुल हो गई है आपकी। अब क्या है कि P1 प्रोग्राम की जगह कोई दूसरा हायर प्रायोरिटी प्रोग्राम आना चाहता है ना, हम ये कहते हैं हम इसको बाद में एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो P1 को वापस सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया और P3 को यहाँ ले आया, इसको P1 को कर लिया। जब ये कंप्लीट हो जाएगा और रैम खाली हो जाएगी, हम इसको वापस ले आएंगे P1 के। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सस्पेंडेड रेडी स्टेज। और सस्पेंडेड वेट किसको कह रहे हैं कि सर हमने सीपीयू के क्या किया कि हमने वेट कंडीशन में भेज दिया किसी प्रोसेस को, रिसोर्सेज उसने यूज ले लिए हैं। अब रिसोर्सेज के बाद जब सीपीयू को असाइन होगा ना, डायरेक्टली असाइन नहीं होता है, उसको वापस रैम में आना पड़ता है और रैम से फिर वो दिया जाएगा उसके अंदर। अब मान लीजिए ये प्रोसेस था आपका P4 को आप रैम में लेकर आ गए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां भी वही सिचुएशन आ गई है आपकी कि कोई हायर प्रायोरिटी वाला आ गया, तो अब वो रैम तो खाली करनी है ना, रैम तो फुल हो चुकी थी, तो इसको सेकेंडरी मेमोरी में भेज देंगे जब तक यहाँ P5 लेकर आ गए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जगह खाली हो जाएगी, इस P4 को ले आएंगे। तो ये क्या है, वेट स्टेट से जा रहा है वहां पर सेकेंडरी मेमोरी में, इसलिए कहा जाता है सस्पेंडेड। जहां भी सस्पेंडेड लिखा है वहां समझ जाओ वो सेकेंडरी मेमोरी में जा रहा है ना। और टर्मिनेट का मतलब है कि प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, सीपीयू ने अपना काम खत्म कर दिया, मान लीजिए सीपीयू ने उसका प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है, तो वो स्टेज कहलाएगी आपकी टर्मिनेटेड स्टेज। ये 7 स्टेज आपकी पूरी एक प्रोसेस की लाइफ साइकिल के दौरान बनती है। हम्म फोर्थ कौन सा है? ब्लॉक वेट। वेट का मतलब ये है कि सीपीयू को आपने कोई प्रोसेस असाइन कर दिया और वो प्रोसेस को रिक्वायरमेंट है इनपुट आउटपुट की या कोई रिसोर्सेज लेने की। मान लीजिए वो कोई फाइल को एक्सेस कर रहा है, फाइल रखे कहीं और पर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहां से सीपीयू से जाएगा फाइल को एक्सेस करने। अब सीपीयू बैठा तो नहीं रहेगा ना, सीपीयू को दूसरा प्रोसेस असाइन कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तब तक उसको वेट करना पड़ेगा कि वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम जाएंगे। उसको ब्लॉक स्टेज भी बोलते हैं और वेट स्टेज भी बोलते हैं। अब इसको एक आप पिक्चोरियल फॉर्म में लिख लीजिए, इस पर क्वेश्चन बनते हैं आपके ना, रेडी स्टेज क्या है, नॉन। अब यहाँ ध्यान रखना, ये न्यू स्टेज है, ये सेकेंडरी मेमोरी में है, रेडी है वो मेन मेमोरी में है, रनिंग है वो तो सीपीयू कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक जो है, ब्लॉक के बाद वो रेडी स्टेज में जाता है, मतलब मेन मेमोरी में जाएगा आपका। सस्पेंडेड जो भी है वो सेकेंडरी मेमोरी में हो जाते हैं, और टर्मिनेटेड वो तो टर्मिनेटेड है, खत्म हो गया वो तो। ठीक है, इसमें देखिए आप, ये स्टेज है आपकी, पिक्चुअल डायग्राम में देखें कि सर ये आपकी कोई न्यू स्टेज है। यहाँ मत बनाओ, आगे बना लो डायग्राम, उधर न्यू स्टेज है। ठीक है, न्यू स्टेज के बाद किस में आया है? रेडी स्टेज में। रेडी के बाद किस में आया है? रनिंग स्टेज में। अब रनिंग में आप ये देखिए कि रनिंग में अगर इनपुट आउटपुट की तरफ नहीं जाता है तो सीपीयू अपना काम पूरा कर लेगा, तो उस केस में ये टर्मिनेट हो जाएगा सर, टर्मिनेटेड। अगर सीपीयू ने अपना काम कर लिया है तो, नहीं तो रनिंग के लिए वो ब्लॉक स्टेज में भी जा सकता है, ब्लॉक या वेट स्टेज में। ठीक है, और ब्लॉक जो है वेट स्टेज है, तो ये दो तरीके की हो सकती है आपकी, तो सस्पेंडेड
वेट स्टेज हो सकती है या ब्लॉक स्टेज हो सकती है। इसी तरह से जो रेडी है वो भी आपकी सस्पेंडेड रेडी स्टेज हो सकती है। ये आपका प्रोसेस स्टेट्स हैं सारी। ठीक है। इस प्रोसेस के बाद आता है एक शेड्यूलर्स। शेड्यूलर का एक छोटा सा पोर्शन और है कि सर शेड्यूलर क्या होता है। तीन तरह के शेड्यूलर होते हैं। शेड्यूलर बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना होता है ना, बहुत से मॉड्यूल्स को लेके बना होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, बस उसके अंदर बहुत से मॉड्यूल्स होते हैं जो बेसिकली सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स ही हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होता है। तो उस जो मॉड्यूल्स है उसमें एक शेड्यूलर्स होता है, उसके अंदर वो एक स्पेसिफिक फंक्शनलिटी उसको परफॉर्म करता है। तो जो स्टेज है ना आपकी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जा रहा है प्रोसेस, तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट कर रहा है। ठीक है, तो शेड्यूलर से वो शेड्यूलर का कौन सा शेड्यूलर को भी हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो मेन मेमोरी से सीपीयू को जॉब दिया जा रहा है, असाइन किया जा रहा है, तो कौन सा पार्ट करेगा सीपीयू का, है ना। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, मिड टर्म शेड्यूलर है, ठीक है, शॉर्ट शेड्यूलर है। तो शेड्यूलर्स बेसिकली इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो शेड्यूलर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये मान लीजिए शेड्यूलर है, हम इसको कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। जो सीपी जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रोसेस स्टेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तीन तरह के आपके शेड्यूलर्स होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दूसरा होता है आपका मिड टर्म शेड्यूलर, और तीसरा होता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। मतलब कर तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही रहा है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा मॉड्यूल ये परफॉर्म कर रहा है उसका नाम इन्होंने शेड्यूलर दे दिया है। अब देखिए, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी था, मान लीजिए ये एसएम है, सेकेंडरी मेमोरी है। अब सेकेंडरी मेमोरी से ये था आपका प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी कह दीजिए आप इसको। हम ये कहते हैं कि सर ये यहां शिफ्ट होके आ रहा है। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट होगा सेकेंडरी मेमोरी से और प्राइमरी मेमोरी में, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा शेड्यूलर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड करने का काम कर रहा है। ये काम कौन कर रहा है, आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू को देने का काम कौन कर रहा है, तो वो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, और जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई अगर इसमें वेट ज्यादा हो गया तो सेकेंडरी मेमोरी में पहुंच जाएगा, फिर सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी में आ जाएगा, मतलब स्वैप इस कंडीशन को क्या कहते हैं कि मेन मेमोरी में कोई प्रोग्राम रखा हुआ है,
और वो वापस सेकेंडरी मेमोरी में जा रहा है, फिर सेकेंडरी मेमोरी से आ रहा है, तो उसको बोला जाता है स्वैप इन स्वैप आउट। ये कंडीशन बोला जाता है स्वैप कंडीशन, स्वैप इन स्वैप आउट। ठीक है, स्वैप इन का मतलब है वापस सेकेंडरी मेमोरी में पहुंचना, स्वैप आउट है वहां से वापस मेन मेमोरी में ले आना। तो जो स्वैप इन स्वैप आउट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? आपका मिड टर्म शेड्यूलर। देखिए आप जब भी आप, मैंने आपको बार बार, जब भी कोई टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज हम पढ़ते हैं साइंस टेक्नोलॉजीज में, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, मतलब कोई ना कोई एक तरीके से टेक्नोलॉजीज है। ऑटोमेटिकली तो जा नहीं रहा है ना, हम तो कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है इस मेमोरी मैनेजमेंट को, बट ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा मॉड्यूल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट कर रहा है, तो वहां आता है शेड्यूलर, ये सारे काम कर रहा है आपका। ठीक है, तो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म आपका शेड्यूलर, तीन तरह के होते हैं जो इस पूरी प्रोसेस स्टेज को मैनेज करके चलते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है? सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड कराने का काम कर रहा है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है? मेन मेमोरी से सीपीयू को असाइन कराने का काम कर रहा है प्रोसेस को, और वापस जो मेन मेमोरी से किसमें जा रहा है? सेकेंडरी मेमोरी में जो जा रहा है, स्वैप इन स्वैप आउट, स्वैपिंग का जो काम कर रहा है वो आपका मिड टर्म शेड्यूलर करता है। प्रोसेसर में नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, ओएस का पार्ट है ये। ओएस ही तो करता है ये सारा मेमोरी मैनेजमेंट, कौन कर रहा है? ओएस कर रहा है। चाहे सीपीयू शेड्यूलिंग हो, मेमोरी मैनेजमेंट हो, आपका फाइल मैनेजमेंट हो, सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल है ये वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है। जैसे आप ये मान लीजिए, आप एक कॉलेज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो आपका डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, वो तो हेड हो गया। ठीक है, हम ये मानते हैं कॉलेज है वो तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा, उसकी जो फंक्शनलिटी है। अब उसमें टीचर है वो अलग काम करेगा, लाइब्रेरियन है वो अलग काम करेगा, सब, लेकिन वो पार्ट किसके हैं? कॉलेज के पार्ट है, अगर हम एक आउटर फॉर्म में बात करें। तो ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट, एक स्पेशल एक फंक्शनलिटी है, वो है शेड्यूलर्स वाली। वो शेड्यूलर ये काम कर रही है। कर्नल अलग चीज है, वो बताएंगे। कर्नल अलग चीज है, कर्नल अलग ही चीज है, बताऊंगा। सिस्टम कॉल्स वगैरह में काम आएगा, बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम जाते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की तरफ। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? उसका देखो, प्रोसेस मैनेजमेंट वैसे तो बहुत बड़ा यूनिट है अपने आप में, लेकिन हम प्रोसेस में करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग वाला काम। सीपीयू शेड्यूलिंग में बेसिकली तीन या चार तरह के एल्गोरिदम हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है कि आपका जो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी में एक से ज्यादा प्रोग्राम है। अब कौन सा प्रोग्राम सीपीयू को असाइन किया जाएगा, आप तो नहीं करते, करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही। ठीक है, हमने कह दिया वो शेड्यूलर है, बट शेड्यूलर तो ठीक है, बट करता कैसे है ये वाला, है ना? तो करने का जो तरीका है, तो वो अपनी अपनी एक एल्गोरिदम है, जिस एल्गोरिदम को बेस करके ये सारे काम किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी से प्रोग्राम को किस तरीके से सीपीयू को असाइन किया जाए, इसको बोलते हैं हम सीपीयू शेड्यूलिंग। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, सीपीयू सिंक्रोनाइजेशन भी पार्ट है, और भी है, वो आगे है, लेकिन अपने को केवल सीपीयू शेड्यूलिंग कर रहा है क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट करके छोड़ रखा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये तो करनी ही है क्योंकि मेन चीजें हैं आपकी। ठीक है, तो आज हम चालू कर रहे हैं सीपी शेड्यूलिंग और उसकी एल्गोरिदम्स। लास्ट क्लास में आपको बताएंगे ये है ना, कर्नेल थ्रेड्स और सिस्टम कॉल्स वगैरह किस तरीके से आर्किटेक्चर होता है इंटरनली और कैसे काम करता है। सीपीयू शेड्यूलिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, हम केवल प्रोसेस मैनेजमेंट में शेड्यूलिंग ही पढ़ेंगे। हालांकि सीपीयू शेड्यूलिंग कहीं मेंशन नहीं किया है, इंट्रोडक्शन टू सीपीयू आपका प्रोसेस मैनेजमेंट करके छोड़ दिया है, लेकिन हम मानते हैं कि ये तो हमको करना ही करना है। बाकी आप डिटेल में जाओ या नहीं जाओ, ये जो तीन चार एल्गोरिदम है ये करनी है। अब इसमें सिंपल सी चीज है कि आपकी ये रही मेन मेमोरी, और ये है आपका सीपीयू। मेन मेमोरी में एक से ज्यादा प्रोग्राम हो सकते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सारे, मल्टीटास्किंग में मल्टी प्रोग्रामिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है।
ठीक है। अब कौन सा प्रोग्राम, वैसे ये प्रोसेस है, मैं कह रहा हूँ बोलने में इंटरचेंजेबली लेंगे, कोई वो नहीं है, उसको समझ जाना है ना। अब ये प्रोग्राम है, अब इस कौन सा प्रोग्राम सीपीयू को असाइन किया जाएगा, P1 किया जाएगा कि P2 किया जाएगा, P3 किया जाएगा, P4 किया जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिसाइड करेगा? तो मल्टी प्रोग्रामिंग एक से ज्यादा सिस्टम है, कोई सा भी असाइन किया जा सकता है ना। तो इसको हम बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग, इसी को बोला जाता है जॉब शेड्यूलिंग। ठीक है। और इन्हीं को बोला जाता है फाइनली कंबाइंड फॉर्म में प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, फिर इसकी एल्गोरिदम है जो इन्होंने डिफाइन कर रखी है। तो उस एल्गोरिदम में सबसे पहली एल्गोरिदम होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है। फर्स्ट, FC, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये कौन सी हो गई? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम को करने से पहले, कॉन्सेप्ट तो 2 मिनट का है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ टाइमिंग को हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और जो टाइमिंग मैटर है वो इसमें काफी मैटर कर रहा है। तो टाइमिंग क्या होती है? जैसे अराइवल टाइमिंग है, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम है, एग्जिट टाइम है, वेटिंग टाइम है। क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे टाइम के रेस्पेक्ट में पूछेगा, है ना, कि किसका वेटिंग टाइम ज्यादा है, किस एल्गोरिदम का वेटिंग टाइम कम हो गया, या फिर आपको एक चार्ट बना के दे देगा, इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालो। तो हमें जो 4-5 टाइमिंग है उनको ध्यान रखना है, उनके फॉर्मूले को याद रखना है। मतलब फॉर्मूला क्या, मतलब वो चीज है क्या चीज ये वाली, वो याद रखनी। तो ये 5 टाइमिंग है, ये अपने को मालूम होना चाहिए, इसके बिना आप कोई भी क्वालिफिकेशन सॉल्व नहीं कर सकते। इसके साथ ही इसका क्वेश्चंस करेंगे। वेरियस टाइम रिलेटेड टू प्रोसेस, एक बार इनको लिख लीजिएगा। ये एक है आपका अराइवल टाइम। अराइवल टाइम, अराइवल टाइम से क्या मतलब है कि जो टाइम जब प्रोसेस किस में आ रहा है, रेडी क्यू के अंदर आता है ना, तो किस टाइम पर आ रहा है उसका टाइम क्या कहलाता है? आपका अराइवल टाइम कहलाता है हमेशा। क्लियर है? अराइवल टाइम इज द पॉइंट ऑफ टाइम at which a process enter the ready queue। रेडी क्यू से मतलब मेन मेमोरी, है ना। ठीक है। ये पहला आपका अराइवल टाइम हो गया। दूसरा है आपका वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब ये है कि प्रोसेस को वेट करने में, मतलब सीपीयू को असाइन करने में उसको कितना टाइम लगा। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वेट टाइम, कब तक उसने होल्ड रखा, जब तक सीपीयू को उसको असाइन नहीं किया गया तो कितने टाइम तक होल्ड स्टेट में रहा, रेडी स्टेट में रहा। ठीक है। मतलब ये कहते कितने टाइम तक रेडी स्टेज में रहा है, वो आपका वेटिंग टाइम कहला रहा है। वेटिंग टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम, ये तो केवल डेफिनेशन है, आपको डायरेक्टली याद रखना है ना। अमाउंट ऑफ टाइम, हालांकि नोट्स में दे दूंगा, लेकिन लिख लो, ये मेन चीज है ना। बाय ए प्रोसेस वेटिंग इन द रेडी क्यू। थोड़ा सा फास्ट लिखो, है ना, ये तो कंप्लीट करवानी है। इसका फॉर्मूला क्या है आपका? वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं आप? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अब ये बर्स्ट टाइम क्या होता है वो देखते हैं अभी, है? एक बार लिख लो आप फॉर्मूला।
टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, BURST। अराइवल टाइम है, अराइवल टाइम इज पॉइंट ऑफ द टाइम एट विच द प्रोसेस एंटर इन द रेडी स्टेज। और वेटिंग टाइम है, वेटिंग टाइम इज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस वेटिंग इन द रेडी क्यू। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। इसका मतलब पढ़ तो रखा है आपने पहले से। ठीक है, सिंपल चीज है, ये कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है बच्चों। तीसरा है आपका टाइम, बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या होता है? सीपीयू जितना एग्जीक्यूशन में टाइम ले रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम को ही बर्स्ट टाइम कह रहा है। मतलब मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में 2 मिनट का लाइन गया तो मेरा बर्स्ट टाइम कितना हो गया? 2 मिनट हो गया। ठीक है, मैं इसको अगर मान लीजिए किसी प्रोसेस को 5 मिनट ले रहा हूँ तो बर्स्ट टाइम कितना हो गया? 5 मिनट हो गया आपका। तो बर्स्ट टाइम क्या हो गया? सीपीयू जितना टाइम ले रहा है प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने में, इसी को एग्जीक्यूशन टाइम भी बोलते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पर हम एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं। बर्स्ट टाइम, बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं। बर्स्ट टाइम is the amount of time required by the process बस टाइम हो गया। चौथा है कंप्लीशन टाइम, जिसको एग्जिट टाइम भी बोलते हैं। कंप्लीशन टाइम मतलब कब उसका जो प्रोसेस है कंप्लीट हुआ है, एग्जिट कब हुआ है, वो सिस्टम से बाहर कब गया है, उसको बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। डायरेक्ट याद रखना है तो केवल डेफिनेशन है जो आपको एक लिखी होनी चाहिए, बाकी डेफिनेशन से मतलब नहीं है, अपने को डायरेक्ट याद रखना है। हाँ, आपको कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं देना है वहां पे। कंप्लीशन टाइम इज द पॉइंट ऑफ टाइम at which a process completes its execution। ठीक है, इट आल्सो कॉल्ड एग्जिस्ट टाइम। ठीक है, और लास्ट में है आपका टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि टोटल कितना टाइम स्पेंड किया है उसने सिस्टम के अंदर, प्रोसेस ने जब एंटर किया था और जब बाहर निकला था तब के बीच में कितना टाइम वो रहा है सिस्टम में, उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम इज द टोटल टाइम टोटल अमाउंट ऑफ टाइम by a process in the system। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं? बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम, या आप ऐसा कर लीजिए कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये ज्यादा सही रहेगा आपको। ठीक है,
ये 5 तरीके के टाइम आपके इस पूरे सीपीयू शेड्यूलिंग में आते हैं। देखो, लिख लिया सबने? पहला कौन सा? अराइवल टाइम। अराइवल टाइम का मतलब रेडी क्यू के अंदर जब जिस टाइम के अंदर प्रोसेस पहुंचा है, मतलब मेन मेमोरी में प्रोसेस पहुंचा है, उसको तो हम अराइवल टाइम बोलेंगे। सेकंड कौन सा टाइम था? वेटिंग टाइम। मतलब सीपीयू को कितना वेट करना पड़ा है प्रोसेस को मिलने के लिए, मतलब सीपीयू को असाइन करने के लिए, मतलब सीपीयू जब कब मिलेगा उसको जाके, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वेटिंग टाइम हो गया। कैसे निकाल सकते हैं इसको? टर्न आउट टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। मतलब सीपीयू का टाइम निकाल दो, टोटल टाइम निकाल दो, तो आपके पास आ जाएगा कि वो रेडी क्यू में कितने टाइम तक रहा था, तो उसको हम बोलते हैं वेटिंग टाइम। फिर तीसरा कौन सा है? बस टाइम है, जो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करने में कर रहा है, बस सीपीयू को असाइन कर दे, सीपीयू कितना टाइम लेगा उसको एग्जीक्यूट करने में, वो क्या कहला रहा है आपका? बस टाइम कहला रहा है। चौथा टाइम क्या है? कंप्लीशन टाइम, जब वो बाहर निकला है प्रोसेस को कंप्लीट करने के टाइम, जब मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया वहां आपका, तो वो टाइम क्या था? जब वो बाहर निकला था, तो ये कंप्लीशन टाइम। इसके बाद क्या है आपका? सीपीयू से बाहर, मतलब उसका टाइम कंप्लीट हो गया है। टाइम कंप्लीट का मतलब यही होता है कि जब टर्मिनेट हो जाता है तो सीपीयू से बाहर आ जाता है, पीसीबी जो उसका डेटा स्ट्रक्चर बनता है ना, एग्जिट। एक्चुअली कंप्लीशन को ही हम एग्जिट टाइम बोल रहे हैं, इसका मतलब है वो बाहर निकलने वाला टाइम है। ठीक है, तो उसी को बोला जा रहा है। कंप्लीशन टाइम का मतलब ये है कि कंप्लीट होके बाहर निकल गया। नहीं प्रोसेस, ना 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 ना, भाई देखो, आपने मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी से आपने सीपीयू को असाइन कर दिया। अब सीपीयू ने उसको कंप्लीट कर दिया है, मतलब सिस्टम से अब वो आउट हो चुका है पूरी तरह। अब दूसरा सिस्टम इसको दूसरा प्रोसेस असाइन कर दिया जाए। नहीं 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 नहीं, कंप्लीशन टाइम होता है जब एंटर हुआ था ना, तब से है वो। कंप्लीशन टाइम है कि मतलब बाहर निकलने का टाइम है। अगर आप ये कह रहे हो ना कि भाई मेन मेमोरी से जब एंटर किया और इसका टाइम हो, तो टर्न अराउंड में पहुंच जाएगा टोटल टाइम तो, है ना? बाहर निकलने के टाइम पर जैसे 3.14 AM था, तो बाहर निकलने का टाइम क्या था इसका? वो टाइम है एग्जैक्ट टाइम, जब वो बाहर निकला है वहां से, कंप्लीशन हुआ इसका प्रोजेक्ट। अब आप ये कहते हो कि मैन रेडी में आया था और इसमें है, तो टोटल टाइम सिस्टम कितने टाइम तक सिस्टम में रहा था, वो तो फिर टर्न अराउंड में पहुंच जाएगा आपका, है ना? तो टर्न अराउंड में क्या है आपका? कि टोटल टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस इन द सिस्टम, सिस्टम में कितने टाइम तक वो रहा, तो उसमें एंटर टाइम मतलब ये हो गया ना आपका कंप्लीशन टाइम। मतलब आपने 3 बजे तो छोड़ा इसको, 3 PM पर, अराइवल कितना था? 1 PM पे था, तो टोटल कितने टाइम रहा? 2 घंटे रहा, 2 आवर्स, तो ये इसका टर्न अराउंड हो गया। ये तो निकलने का टाइम है कंप्लीशन टाइम। ठीक है, और कंप्लीशन टाइम तो है ही वो, जो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो ये मिला के आपके 5 तरह के टाइम बनते हैं जिस पर क्वेश्चन बनता है, या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। और जब आप शेड्यूलिंग एल्गोरिदम करेंगे तो आपसे टर्न अराउंड टाइम पूछा जा सकता है, 90% केसेस में एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम पूछा जाता है। ठीक है, अराइवल बस टाइम ये आपको गिवन होते हैं ऑलरेडी चार्ट के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर। आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे बनते हैं, पहला क्वेश्चन मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। फर्स्ट एल्गोरिथम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका मतलब क्या है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो कि जब प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आ रहा है, तो एक से ज्यादा प्रोसेस आ सकते हैं। हर आदमी प्रोसेस का टाइमिंग अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस P1 आया है 1 बजे, P2 आया है 2 बजे, P3 आया है 3 बजे, तो सीपीयू को कौन सा असाइन करेगा? जो रेडी क्यू में फर्स्ट टाइम आया है, पहली बार आया, पहले तो ये असाइन होगा P1, P1 के बाद P2 असाइन होगा, P3 के P3 असाइन होगा। तो कॉन्सेप्ट तो ये कहता है। अब इसके बेसिस पर आपको टाइमिंग निकालना, टर्न अराउंड टाइमिंग क्या होगा, क्या होगा, वेटिंग टाइम्स क्या होगा, जैसा हमको क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरा ध्यान रखिएगा, जो FCFS है एल्गोरिदम, ये नॉन प्रिमिटिव नेचर की है, नॉन प्रिमिटिव नेचर की। मतलब एक बार आपने प्रोसेस को सीपीयू को दे दिया, अब आप उसे ले नहीं सकते। आगने वाली जो एल्गोरिदम है वो टफ होंगी, क्योंकि बार बार लिया भी जाएगा और दूसरा असाइन किया जाएगा। ठीक है, तो वहां दिक्कतें आएंगी। ये है आपके नॉन प्रिमिटिव नेचर की है। मतलब सीपीयू को कोई प्रोसेस असाइन कर दिया, P1 कर दिया, तो P1 कंप्लीट होगा तभी P2 दिया जाएगा आपको, बीच में P1 को नहीं ले सकते हैं। जल्दी करो यार, 5 मिनट बचे हैं, दूसरे सर आ जाएंगे फिर। एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं, कल इसका बाद में करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमको गिवन होगा, पहले तो हमें गैंट चार्ट बनाना पड़ता है, एक चार्ट का नाम है जिसके बेसिस पर हमको कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है,
प्रॉब्लम फर्स्ट है आपकी। प्रॉब्लम क्या करिए, कंसीडर द 5 प्रोसेस। 5 प्रोसेस आपको दे रखे हैं। कंसीडर द सेट ऑफ 5 processes whose arrival time and burst time दिखाई दे रहा है ना ये? यार अब टाइम कम बचा है, ठीक है बाद में कर देते हैं। burst time are given below, ठीक है। अब आपको एक टेबल बना के देगा, हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई डेटा वो देगा और उस डेटा को कंसीडर करते हुए आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है, ये सब प्रोसेस आईडी दे रखी है, मतलब प्रोसेस का आईडी है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है और P5 है। ये प्रोसेस आईडी दे रखी है हमको, ठीक है। और क्या दे रखा है सर क्वेश्चन में, अराइवल टाइम दे रखा है आपको कि कब वो रेडी क्यू में पहुंचा है। अराइवल टाइम क्या है, P1 का 3 है, P2 का क्या है 5, इसका क्या है 0, इसका क्या है आपका 5 और इसका है आपका 4। हालांकि कल वापस क्वेश्चन करेंगे इसके, है ना, एक बार समझ लो क्या है ये। बर्स्ट टाइम है आपका, बर्स्ट टाइम क्या दे रखा है आपको 4, 3, 2, 1 और 3, ये टाइम दे रखा है आपको। अराइवल टाइम मतलब रेडी क्यू में कब पहुंचा है, बर्स्ट टाइम सीपीयू 3, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है और पूछा क्या गया है आपसे क्वेश्चन के हिसाब से, आपको निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। क्वेश्चन में है एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। अब सबसे पहले तो क्या करें आप, जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो तो एक चार्ट होता है, गैंट चार्ट बोलते हैं इसको, नाम क्या होता है गैंट चार्ट, गैंट चार्ट उसको बनाते हैं। उसमें ये मालूम चल जाता है कि कब प्रोसेस आया है, कब वो बाहर निकला है, तो आपका एक तरीके से पूरा एक रिफ्लेक्शन शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने आ जाता है, तो उससे क्वेश्चन करने में आपको आसानी मिल जाती है। तो अब देखिए आपने सर गैंट चार्ट बनाते कैसे हैं, ये आपका गैंट चार्ट है। सबसे पहले प्रोसेस भाई 0 से स्टार्ट होता है सिस्टम। अब देखिए रेडी क्यू में सबसे पहले कौन सा आया था, P3 आया था, इसका अराइवल टाइम किसका कम है, तो P3 आया था और ये कब तक रहा था सिस्टम में, 2 मिनट तक रहा था आपका। तो 2 मिनट तक क्या रहा था आपका, P3 रहा था। 2 मिनट के बाद कौन सा आया है, 3 आया है आपका, ठीक है। लेकिन 2 से 3 मिनट तक तो कोई आया नहीं ना, ये 3 मिनट तक आया है, मतलब 2 से 3 तक तो आपका खाली रहा है, ये वाला आइडल रहा था, ठीक है। 3 पे कौन आया है, P1 आया है और उसका बर्स्ट टाइम क्या है 4, मतलब 4, तो 3 पर आया था और 4 मिनट तक रहा है, तो 7 मिनट हो गया ना उसका, 7 मिनट बाद बाहर निकला है वो। तो ये क्या निकला आपका P1 है। किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, 7 के साथ मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। 7 के बाद कौन सा आया है सर, अब देखिए इसके बाद आया P5, ठीक है। 7 के अंदर ही आ गया है लेकिन ये है कि इनके बाद आया है वो। अब 7 में कौन सा आया है आपका P5 आ गया है, ठीक है। कब तक रहा है ये, 3 मिनट तक रहा है आपका, तो 7 और 3 10, ठीक है। इसके बाद कौन सा आया है, P2 भी आया, P4 भी आया है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि ट्राई ब्रेकर हो जाए, दोनों का बराबर टाइम पे हो जाए, तो जिसकी आईडी कम है, मतलब पहले P2 है तो पहले P2 को ले लीजिए आप, है ना। और अगर P4 है, P4 के बाद P5 भी आया तो फिर P4 को ले लेते, फिर P5 को ले लेते। ये कंडीशन ट्राई ब्रेकर में, तो जिसकी आईडी कम है ना, सबसे पहले वाली आईडी है, उस आईडी को आप ले लेते हैं। या तो आईडी ले लीजिए, अगर नहीं है तो नहीं है, तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि आपको कौन सी चीज लेनी है या कौन सी चीज नहीं लेनी है। अगर नहीं गिवन है तो आईडी के हिसाब से देख लीजिए, जो आईडी पहले है ना नंबर के हिसाब से, आप उसको ले लीजिए। अब ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा फिर, है ना। या तो ट्राई ब्रेकर की कंडीशन अपने को गिवन होगी, जो ट्राई ब्रेकर वाली कंडीशन है, और ट्राई ब्रेकर वाली कंडीशन गिवन नहीं है तो आप आईडी से बेसिस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने ले लिया सर, P5 आ गया था ना आपका। अब आ जाइए आप P2 पर। P2 आपने लिया, P2 का बस टाइम कितना है 3, 13 हो गया। और इसके बाद कौन सा बचा आपके पास P4, इसका कौन सा बस टाइम है 14। क्लियर है।
अब आ जाइए आप, क्या निकाल रहे हैं, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो आप क्या निकालेंगे सर, पहले आप निकाल लीजिए एग्जिस्ट टाइम इन सबका, एग्जिस्ट टाइम। एग्जिस्ट टाइम तो निकल ही गया ना अपना हर प्रोसेस का। अब P1 का एग्जिस्ट टाइम कब था बताइए, 7 था। P2 का क्या था आपका, 13 था। P3 का 2, 14 और 10। इसमें कोई किसी को दिक्कत है? एग्जिट टाइम किससे निकाला हमने, गैंट चार्ट से। अब आ जाइए टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला है, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम टर्न अराउंड टाइम होता था। इसका क्या है 7, और कब एंट्री किया था सिस्टम में, 3 पे किया था ना, 7 - 3 कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से इसको निकालेंगे, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया और ये 6 हो गया। कैलकुलेशन देख लेना, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया मैंने, कुछ अलग से कुछ नहीं किया है। और वेटिंग टाइम कितना हो गया सर, वेटिंग टाइम का क्या फॉर्मूला था, टर्न अराउंड माइनस बस टाइम। तो इसका क्या था, 4 - 4 0, ठीक है, 5 0 8 और 3। अब आपके पास टर्न अराउंड टाइम आ गया हर प्रोसेस के, वेटिंग टाइम आ गया, एवरेज पूछा है तो 4 8 2 9 6 डिवाइडेड बाय 5 एवरेज आ जाएगा। इसका वेटिंग टाइम कितना है, 0 5 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाला है आपने, टर्न अराउंड टाइम। तो इनको ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5, ये एवरेज निकल जाएगा। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे आप, वेटिंग टाइम। तो कितना हो गया आपके, 0 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5, ये एवरेज निकल जाएगा। बस इस तरीके से निकाला जाता है। क्लियर है, फॉर्मूले केवल वेट जो टाइमिंग है ना वो अपने को याद होना चाहिए। और गैंट चार्ट कैसे बनाया जाता है, इसमें गैंट चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव नेचर का है। जैसे जैसे देता जाए वैसे वैसे करते जाओ। दिक्कतें कहाँ आती हैं, जब प्रिमिटिव नेचर की आएंगी, कि वापस निकलता है, फिर दोबारा उसको एंटर करवाया जाता है, फिर तो वहां गैंट चार्ट में बहुत दिक्कत होती है। और ट्राई बेकर की जो कंडीशन है, आप आईडी के बेसिस पर लें अगर गिवन नहीं है तो, और गिवन है तो फिर तो जो भी कंडीशन गिवन वो दे। किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, वैल्यू आपको देंगे, अराइवल टाइम बस टाइम आपको देंगे, आपको जो भी वैल्यू निकालनी है। हो सकता है डायरेक्टली पूछना कि इसका बस टाइम क्या है, अराइवल टाइम क्या है, अराइवल टाइम की डेफिनेशंस क्या है, किसको कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, या फिर आपसे टर्न अराउंड टाइम निकलवाया जा सकता है, वेटिंग टाइम निकलवाया जा सकता है, एवरेज निकलवाया, किसी प्रोसेस का वेटिंग टाइम पूछ सकते हैं, एवरेज पूछ सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। हाँ, क्लियर है, सिंपल चीज है ना, टफ नहीं है ज्यादा। 2 3 क्वेश्चन करोगे तो हैबिट चलो जाओगे इसके। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप कल करके, यार 9 3 हो गए, कल ही करते हैं ना, छोड़ो।
चाहो सर थोड़ी है अभी, ये क्वेश्चन और लिख ही लो। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपको प्रोसेस दी है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, केवल आपको डायरेक्ट टेबल बता रहा हूँ। ये टेबल है, आईडी, अराइवल टाइम और बर्थ टाइम। ठीक है, ये है P1, P2 और P3, और इसका अराइवल टाइम है 0, इसका है 3 और इसका है 5, और यहां दे रखा है 2, 1 और 0। पूछा गया है आपसे एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। बताएं फटाफट बताएं, अब ये तो है। कितना निकला इसका एवरेज टर्न अराउंड, एवरेज वेट टाइम? छोटा सा क्वेश्चन है। एवरेज एवरेज, हाँ कितना है? नहीं, आप बताएं, कहीं गलती की है देखो। फॉर्मूला देख लो, कोई दिक्कत नहीं अगर याद नहीं है तो। एवरेज वेटिंग टाइम 0 आ रहा है, करेक्ट है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालो। यार इसमें तो आंसर कुछ और दे रखा है, या तो इसका आंसर गलत है, देखो आप ना। इसने आंसर दे रखा है 3, हाँ 1 ही आ रहा है, इस कैलकुलेशन गलती की है इसने। नहीं नहीं, 6 4 9 3, 3 यूनिट आ रहा है इसके हिसाब से, देखो आप, 3 यूनिट, थर्ड यूनिट। नहीं तो 9 को आप 3, भाई आपका आ रहा है P1 का टर्न अराउंड टाइम आ रहा है 2, P2 का दे रखा है 1 और P3 का दे रखा है 6। हम्म, नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो इसके हिसाब से है। अब देख लो आप, टर्न अराउंड टाइम का है, रुको रुको रुको, 5 और अरे हाँ, इसने नहीं 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 नहीं, ये कैलकुलेशन मिस्टेक में ये 6 दे रखा है इसमें से। आप करके देखो उसका फर्स्ट टाइम। हाँ तभी मैं देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो हुआ है, मिस्टेक हुई है ना। 3 यूनिट आ गया आंसर, हाँ वो उसमें मिस्टेक हुआ। नहीं, वेटिंग एवरेज वेटिंग आ रहा है 0, 0 0 0 0। तीनों का 0 आएगा, P1 का भी 0 है, P2 का भी 0, P3 का भी 0 है, तो एवरेज आएगा 0। ठीक है, आज के लिए कल नेक्स्ट चलते हैं।